अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन बायोलॉजी। जी बेटा, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर हम लोग 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 है बेटा एक समझ लीजिए बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बायोलॉजी का हमें क्या फ़ायदा है, इंसानियत को बेटा क्या फ़ायदा होगा। जाहिर बात है इंसान की एक बेटा नेचर है, वो नेचर क्या है कि इंसान हर चीज़ कोई भी जब काम करता है ना तो उसमें अपना फ़ायदा पहले सोचता है। अब बायोलॉजी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर इससे क्या क्या फायदा हासिल कर सकते हैं, तो इसके हवाले से आज का हमारा टॉपिक होगा। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। बेटा हम लोग बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, लेक्चर नंबर 13 है ये हमारा, लेक्चर नंबर 13 है ये, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो बायोलॉजी है बेटा, ये किस किस फील्ड में ह्यूमन काइंड की या मैन काइंड की हेल्प कर रहा है, मतलब कौन कौन सी डेली लाइफ की हमारी जो डिफरेंट शोबाजात हैं जिनके अंदर या डेली हम लोग कहते हैं कि रूटीन के अंदर जो यूज होने वाली चीजें हैं वो कैसे बायोलॉजी उसको मजीद बेहतर से बेहतर बना के हमें दे रही है। अब जाहिर बात है तीन हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं इस दुनिया के अंदर रहते हैं। वो प्रेफरेंसेस हैं क्या? उन प्रेफरेंस में सबसे पहले फूड की प्रोडक्शन है। जाहिर बात है हम लोगों ने इस दुनिया में सरवाइव करना है, तो सर्वाइवल के लिए हमें खाना ज़रूरी है। उसके अलावा अब जाहिर बात है अल्लाह ताला ने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए या डिफरेंट पैथोजेंस के ज़रिए ह्यूमन के अंदर या बाकी अदर एनिमल्स के अंदर डिजीज़ काज करवाई है। अब वो डिजीज से हमें बचना है, वो कैसे बचेंगे हम लोग, वो हमारे बायोलॉजी कैसे हेल्प करेगी उसके हवाले से भी बात करेंगे हम लोग। और उसके अलावा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली पोल्यूटेंट उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उस पोल्यूटेंट से हमें बचना कैसे, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है और बायोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है, वो इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अगले जो लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर। आज हम लोग जनरल इनके बारे में डिस्कस करेंगे और पहला जो पॉइंट है फूड प्रोडक्शन का, उसके हवाले से बात की जाएगी। तो आइए आगाज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें तो तीन फील्ड्स में बेटा, तीन डेली रूटीन की जो फील्ड है, डेली लाइफ की जो फील्ड्स हैं उनमें बायोलॉजी हेल्प कर रही है। उसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेटा फूड प्रोडक्शन है। फूड प्रोडक्शन डिफरेंट वेज के जरिए हम लोग फूड को ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। वो जिनसे हमें फूड मिल रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स, वो डिजीज रेजिस्टेंट होने चाहिए, उनसे ज्यादा अमाउंट के अंदर हमें फूड मिले। और जिनसे हमें मिल रहा है फूड उनके अंदर कोई डिजीज काज हो रही है तो उनसे, उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को कैसे बचाना है। और डिफरेंट हम लोग कहते हैं कि कंडीशंस की सूरत में अगर कोई हमें चीज नहीं भी मिल रही तो उस कंडीशन में भी हम लोग कैसे प्लांट को या एनिमल को ग्रो करवा सकते हैं और उनसे बेटर जो है वो यील्ड ले सकते हैं। ये इसके बारे में हम लोग फूड प्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, और दूसरा जो है, दूसरा बेसिकली बेटा कंबैटिंग डिजीज। कंबैटिंग डिजीज मतलब डिफरेंट जो डिजीजेस एनिमल्स के अंदर, खासतौर पे ह्यूमन के अंदर जो डिजीजेस हैं जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज कर रहे हैं, तो उनसे कैसे बचना है, उनसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है उन डिजीजेस को, उनके हवाले से अगले लेक्चर्स के अंदर बात की जाएगी। और सबसे लास्ट में बेटा प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली घिरा हुआ है किसके साथ, पोल्यूटेंट्स के साथ। उसमें खास तौर पे जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूशन जो काज कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है और उससे हमें इनडायरेक्टली इंसान को नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान से इंसान कैसे अपने आप को बचाएगा, बाय द यूजेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायोलॉजी। तो इसके हवाले से भी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बात की जाए, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओनली फूड प्रोडक्शन के हवाले से। तो फूड प्रोडक्शन में अब ऐसे बेटा प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो कि फूड का सोर्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, उनकी ज्यादा से ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंस और ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस करेंगे, बेटर वैरायटीज प्रोड्यूस करेंगे जिनसे हमें यील्ड भी ज्यादा मिल रही है और जो डिजीज रेजिस्टेंट है। अब जाहिर बात है अगर वो हाई यील्ड प्रोडक्शन कर रही हैं और डिजीज रेजिस्टेंट है तो उनसे हमें जो भी खाना मिलेगा, जो भी फूड मिलेगा वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम लोग उसको इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो प्लांट प्रोडक्शन और एनिमल वैरायटीज जो हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। किस लिहाज से बेहतर बनाया जा रहा है बेटा, हाई यील्ड वो देंगे हमें, हाई यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें,
और उसके अलावा वो क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है। वो क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है। अब ये वाली अगर हमें वैरायटीज मिलेंगी जिनसे हाई यील्ड हमें मिल रही है, खाना ज्यादा मिल रहा है और वो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो क्या होगा, हमारा जो फूड होगा, हमें जो फूड इनसे मिल रहा है वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा, हमारे लिए सेफ होगा, हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए वो नुकसानदेह नहीं होगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये असल में क्या है, प्लांट से भी हमें फूड मिल रहा है, एनिमल से भी हमें फूड मिल रहा है, और ये जो दोनों है ये किसका सोर्स है, फूड का सोर्स है। तो ऐसे एनिमल, ऐसे प्लांट जो कि बेटे किसका सोर्स है, जो कि फूड का सोर्स है, उनको हाई यील्ड उनकी वैरायटीज बनाई जा रही हैं। मतलब ऐसी वैरायटीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों की दोनों, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, जो कि हाई यील्ड हो और डिजीज रेजिस्टेंट हो, उनसे ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर, और जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, वो हम लोग फूड हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वन, अगर हमें किसी प्लांट के अंदर या किसी एनिमल के अंदर कोई खास कैरेक्टर अच्छा लगा है और हमारे वो रिलेटेड भी है, वो खाने के रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए, मतलब उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, उसका जीन निकाल के हम लोगों ने क्या कर देना है, ब्रीडिंग कर देनी है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर देनी है। उस ब्रीडिंग के जरिए हम लोग क्या हासिल कर लेंगे, ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स हासिल कर लेंगे जिनसे हमें बेहतर और वो वाला कैरेक्टर जो हम लोग चाह रहे थे, जो कि समझ लेके डिजायरेबल कैरेक्टर था, उस डिजायरेबल कैरेक्टर को हम लोग नए इंडिविजुअल के अंदर हासिल करें। खुदा ना खास्ता अगर वो कैरेक्टर जिसमें वो पहले जिस इंडिविजुअल में मौजूद था, वो इंडिविजुअल की अगर डेथ होने जा रही है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसका, उस कैरेक्टर का जीन लेके उसको कंजर्व कर लेंगे, उसको महफूज कर लेंगे, और किसी नए इंडिविजुअल के अंदर हम लोग उसको, उस कैरेक्टर को दोबारा से ले आएंगे और उनसे अपना फायदा हासिल करते रहेंगे। तो अगला जो इसमें फूड प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट समझ लें कि स्टेप है, वो कौन सा बेटा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए क्या किया जाता है, एनिमल और प्लांट के ब्रीडर्स तैयार किए जाते हैं। एनिमल और प्लांट के ब्रीडर्स बेसिकली क्योंकि उनसे बेटर वैरायटीज हम लोग हासिल कर सकते हैं, बेटर वैरायटीज से हमें फूड की प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगी। अब उनमें कुछ प्लांट्स भी आ जाते हैं, कुछ एनिमल्स भी आ जाते हैं। अब ये जो प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स है, ये खास डिजायरेबल कैरेक्टर की वजह से, डिजायरेबल कैरेक्टर की वजह से इनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और उनसे बेटर वैरायटीज बनाई जाती हैं। अब बेटर वैरायटीज में प्लांट्स और एनिमल्स की अगर देखा जाए, तो प्लांट में खास तौर पे जो फूड क्रॉप्स हैं, उन फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, उन फूड क्रॉप्स में बेटा खास तौर पे हम लोग जो आमतौर पे स्टेपल फूड यूज करते हैं, व्हीट हो गई, राइस, कॉर्न एटसेट्रा, ये फूड क्रॉप्स हैं, इनकी बेटर वैरायटीज हम लोग तैयार कर रहे हैं। और एनिमल्स में खास तौर पे जो पोल्ट्री की समझ लें वैरायटीज हैं, खास तौर पे पोल्ट्री की वैरायटीज हैं, उनको काउ, बेफलो, इनकी ज्यादा से ज्यादा और बेटर से बेटर वैरायटीज तैयार की जा रही हैं ताकि इनसे हमें ज्यादा से ज्यादा फूड मिल सके। उसके अलावा नेक्स्ट वन अगर हम लोग मूव करें, अच्छा बाज दफा क्या होता है, बाज दफा हम लोग कह देते हैं कि किसी एक कैरेक्टर को, स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम लोग किसी दूसरे एनिमल्स में या किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और किसी एक एनिमल या किसी एक प्लांट सेल के अंदर हम लोग फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं और किसी एक कैरेक्टर को किसी दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। अब ये असल में क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बेटा फॉरेन डीएनए हो। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स किनको कहा जाता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो बेटा, फॉरेन डीएनए हो, फॉरेन उसका जेनेटिक मटेरियल हो जो बाहर से लिया गया है। तो इसको कैसे, इसके अंदर टेक्निक्स कौन सी बेटा यूज की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया क्या जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग कहते हैं कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से डिजायरेबल कैरेक्टर वाला जीन निकाला और इस जीन को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर देंगे फीमेल के अंदर, और वहां पे उसकी नॉर्मल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही आप लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी इसमें आ जाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो इनके आगे अगर तो एनिमल्स होंगे तो उनको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स कह देंगे,
ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, और सेकंड नंबर पे बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी हो सकते हैं। मतलब दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर फॉरेन मटेरियल होगा, फॉरेन जीन होगा या फॉरेन डीएनए होगा। उसके अलावा अब बाज़ दफा अगर हमें पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म अच्छा लग रहा है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी क्लोनिंग कर लेंगे, उस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को एज इट इज उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बना लेंगे। और ये कौन सा मेथड होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग बेसिकली बेटा प्रोडक्शन होती है आइडेंटिकल कॉपीज की, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज की। और किसके जरिए तैयार किया जाता है, ये बेटा तैयार किया जाता है एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। ठीक है, और इसमें टेक्निक आप लोग कौन सी बेटा यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, किसी एक ऑर्गेनिज्म से कोई सा भी सेल लेके हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करेंगे। अब वो जो ग्रोथ मीडियम होगा उसके अंदर ऐसे हम लोग कहते हैं डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह हो, जैसे अगर कोई प्लांट सेल हम लोग ले लेते हैं तो उसमें ऑक्सिन्स वगैरह, प्लांट ग्रोथ हार्मोन जितने भी हैं, साइटोकाइनिन्स वगैरह, ये हम लोग ऐड करके उसको ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं और एक मैस ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम लोग कैलस का नाम देते हैं। फिर उस कैलस को हम लोग मजीद और कल्चर मीडियम के अंदर ऐड करते हैं जिससे न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाता है। फिर उसको सॉइल में लगा देते हैं और सॉइल में वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये जो टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग कल्चर मीडियम के अंदर किसी भी सेल को या किसी भी टिश्यू को ग्रो करवाते हैं और उस टेक्निक के जरिए हम लोग क्या बना देते हैं, नई कॉपी बना लेते हैं, आइडेंटिकल कॉपी बना लेते हैं। अब इसमें दोनों बोथ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व नहीं है, ना ही इसमें गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कहा जाता है। और इसके जरिए हम लोग आइडेंटिकल कॉपीज बनाएंगे और उसी आइडेंटिकल कॉपीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो आइडेंटिकल कॉपीज होंगे ये डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होते, इनके जो एज होती है वो भी कम होती है, ये एनवायरमेंटल जो डिजास्टर्स हैं उनको भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते। जैसे 1997 के अंदर स्कॉटलैंड में डॉली शीप बनाई गई थी, तो वो भी तकरीबन थोड़ी देर के लिए जिंदा रही थी, थोड़े मतलब अरसा के लिए जिंदा रही थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो ये वाले जो हैं इनका जेनेटिक मटेरियल, जिनके पास फॉरेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रह सकते, वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होते। उसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल बेटा क्या होता है, अब हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स की खास तौर पे क्रॉप्स वगैरह जो फूड प्रोडक्शन जिनसे हमें मिल रही है, फूड ज्यादा मिल रहा है, हम लोग क्या करते हैं अगर उनको कोई डिजीज वगैरह, उनको जो पेस्टिसाइड्स वगैरह या पेस्ट वगैरह या इंसेक्ट पेस्ट वगैरह उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज करते हुए उन इंसेक्ट्स को किल करने की कोशिश करते हैं। असल में वो जो पेस्टिसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड हैं वो एक तरफ तो उन इंसेक्ट्स को मार रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन हेल्थ के लिए वो हजर्ड्स काज कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी, बायोलॉजिकल कंट्रोल की हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट पेस्ट्स होते हैं, इनको किल करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इनको किल करने के लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह का, पेस्टिसाइड्स का। अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इन पेस्ट को किल तो कर रहे हैं, इनको किल तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह भी हैं। हैजर्ड्स किन के लिए काज कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए। अब हमारा अगर तो हमें ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब हम लोग बेमौसमी सब्जियां वगैरह यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन सर्दियों के अंदर गर्मियों वाली सब्जियां या फल वगैरह यूज करते हैं, तो कैसे उनकी ग्रोथ को बेटर बनाया जाता है, इन्हीं के जरिए डिफरेंट स्प्रे वगैरह करके। तो डायरेक्टली हमें ये चीजें मिल तो जाती है लेकिन इनडायरेक्टली हमारी जो सेहत है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो बायोलॉजी ने कैसे इसमें हेल्प की, बायोलॉजी ने बेटा ऐसे बायोपेस्टिसाइड्स, ये तो पेस्टिसाइड थे ना केमिकल, तो बायोलॉजी ने क्या तैयार कर लिया बेटा, बायोलॉजी ने बायोपेस्टिसाइड्स तैयार कर लिए, बायोपेस्टिसाइड्स तैयार कर लिए। इन बायोपेस्टिसाइड्स के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन पेस्ट को किल कर सकते हैं। मतलब ये जो बायोपेस्टिसाइड्स होंगे ये क्या करेंगे, इन इंसेक्ट पेस्ट को किल करेंगे और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये ह्यूमन हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज टू
kill the insect pest, use of living organism, use of living organisms, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो यूज होगा और उस यूज के जरिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इंसेक्ट को किल करेंगे। जैसे एग्जांपल दी हुई एफिड को किल किया जा रहा है जो कि वालनट ट्री के ऊपर एक डिजीज काज करता है। आप लोगों ने एक वेस्प तैयार कर ली है, उस वेस्प के जरिए आप लोग क्या कर लेंगे, उसको किल कर देते हैं। फिर उसके अलावा नेक्स्ट वन है आईडीएम। आईडीएम क्या है? आईडीएम बेटा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ऑल द पॉसिबल मेथड, जितने भी पॉसिबल मेथड्स होते हैं टू कंट्रोल द डिजीज, टू कंट्रोल डिजीजेस, डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए जितने भी पॉसिबल मेथड है। अब अल्लाह ताला हमें जाहिर बात है आजमाता है बीमारियां वगैरह देके, तो हम लोग अगर बीमारी हमें कोई लग जाती है तो हम लोग अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम लोग उससे छुटकारा पा लें। जितने भी पॉसिबल मेथड है उनका यूज किया जाता है। अब जितने भी पॉसिबल मेथड हम लोग यूज करेंगे किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, उनको कलेक्टिवली हम लोग बेटा क्या कह देंगे, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का नाम देंगे। प्लांट की डिफरेंट डिजीजेस हैं, एनिमल की डिफरेंट डिजीजेस हैं, तो उनको बचाने के लिए हम लोग जितने भी मेथड्स का यूज करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। अच्छा, उसके अलावा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, अब जाहिर बात है सॉइल के अगर हमने चेक करना है कि कौन से प्लांट की ग्रोथ के लिए, कौन सी वेजिटेबल की ग्रोथ के लिए कितने मिनरल्स हैं, उनकी मिनरल रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये चेक करने के लिए टू चेक मिनरल रिक्वायरमेंट, टू चेक मिनरल रिक्वायरमेंट, मिनरल रिक्वायरमेंट बेटा चेक करने के लिए किसी भी प्लांट की हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्निक अपनाते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसमें किया जाता है, इसमें एरेटेड वाटर लिया जाता है, उसमें एयर को शामिल किया जाता है, ऑक्सीजन को शामिल किया जाता है, और उसमें डिफरेंट मिनरल और साल्ट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, और उसके अंदर फिर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। अब प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे, लेकिन ये वैसे फीजिबल नहीं है, लेकिन यूज कौन ये कर रहा है, एस्ट्रोनॉट्स इनको यूज करते हैं, और एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हुए क्या करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो करवा लेते हैं, और इससे हमें पता भी चल जाता है कि कौन से प्लांट को कितने मिनरल्स, कितने साल्ट्स वगैरह चाहिए, उसी के मुताबिक हम लोग सॉइल में ऐड करके उसको ग्रो करवा सकते हैं। उसके अलावा अब आजकल हम लोग क्या करते हैं कि फूड की प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, अब उस फूड को प्रिजर्व भी करना है। अब जाहिर बात है हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को अगर कहीं से फूड का सोर्स नहीं भी मिल रहा, जैसे डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमें रोजाना डेली बेसिस पे नहीं मिल रहा, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर लेते हैं, फ्रूट को प्रिजर्व कर लेते हैं, अब ताकि वो फ्यूचर के अंदर उसको यूज किया जाए, रेफ्रिजरेशन के जरिए रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको रखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर रही है, बायोलॉजी ने यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने एक तरीका बेटा मुतारिफ करा है जिसको हम लोग पास्चराइजेशन का नाम देते हैं। जिसको क्या नाम देते हैं, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन, अब पास्चराइजेशन क्या है, पास्चराइजेशन के जरिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को हम लोग इजीली प्रिजर्व कर लेते हैं। कैसे करना है, उनको बॉईल करना है, बॉइलिंग पॉइंट तक जब वो बॉईल होना शुरू हो, क्योंकि बॉईल करने का मकसद क्या है, बॉईल करने का मकसद उसमें बेटा पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को किल करना है। कोई भी जो फूड है ना, खास तौर पे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए या मिल्क वगैरह हो गया या अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, अदर जो फूड आइटम्स हैं, वो खराब क्यों होती हैं, वो खराब बेटा इस वजह से होती हैं, उसके अंदर कोई पैथोजेंस वगैरह ने अटैक करे, उसके ऊपर कोई फंगस वगैरह लगी है, उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया, तो उस वजह से वो खराब हो जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है ताकि फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। तो प्रिजर्व कैसे करेंगे, प्रिजर्व करने का मेथड क्या होगा, और यहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने का मेथड क्या होगा, वो पास्चराइजेशन है। पास्चर पास ने इसको मुतारिफ करा है, उसके मुताबिक मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को हम लोग बॉयल करके क्या कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किल हो जाएंगे सारे सारे पैथोजन, और वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो खराब होने से बच जाएंगी। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने फूड प्रोडक्शन के हवाले से बात की कि किस तरह बायोलॉजी जो है हमारी हेल्प कर रही है फूड प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए, बेटर वैरायटीज, बेटर फूड हासिल करने के लिए, और वो हमारी सेहत को नुकसान भी ना पहुंचाए। और अगर आपने दूसरा फूड हासिल कर लिया है, अगर उसको प्रिजर्व भी करना है, तो प्रिजर्व उसको कैसे करेंगे फ्यूचर यूज के लिए, तो ये भी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। बायोलॉजी इसमें किस तरह हेल्प कर रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे डिजीज कंट्रोल के साथ। डिजीज कंट्रोल कैसे किया जाता है, बायोलॉजी कैसे आपकी हेल्प कर रही है डिजीज को कंट्रोल करने में, उसके हवाले से बात की जाएगी।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा बेटा ख्याल रखिएगा।